तो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अलकेश सोनी और हर बार की तरह एक बार फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मैं आपके सामने आया हूं। और वो टॉपिक है एब्सेंट नेजल बोन। मतलब कि गर्भस्थ शिशु में नाक की हड्डी का ना होना, या फिर उसका छोटा होना, या फिर वो सही से दिखाई नहीं देना। अगर ऐसा होता है तो हमें आगे क्या करना है और किस तरीके से हमें आगे प्रेगनेंसी को मैनेज करना है। नेजल बोन जो असेस की जाती है वो पहली बार असेस की जाती है एनटी स्कैन के दौरान, जो कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में किया जाता है। और इस समय पर देखा जाता है कि नेजल बोन प्रेजेंट है या नहीं है। और अगर किसी कारण से अगर एंटी स्कैन आपका नहीं हो पाया है तो फिर हम इसको सेकेंड ट्राइमेस्टर में जब हम टारगेट स्कैन करते हैं, एनामली स्कैन करते हैं, उस टाइम पर भी नेजल बोन को देखते हैं। और उस टाइम पर हम प्रेजेंस या एब्सेंस के अलावा हम नेजल बोन का साइज भी नापते हैं कि वो कितनी है। मीन्स कि कहीं वो हाइपोप्लास्टिक तो नहीं है। हाइपोप्लास्टिक मीन्स कि नेजल बोन तो प्रेजेंट है बट उसकी लंबाई उतनी नहीं है जितनी एक इस पर्टिकुलर जेस्टेशन में उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है नेजल बोन ना होने का? तो अगर नेजल बोन नहीं है तो फिर कुछ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के चांसेस बेबी में होने के ज्यादा होते हैं। ऐसा पाया गया है कि लगभग 40 से 60% जो डाउन सिंड्रोम वाले बेबीज होते हैं उनमें नेजल बोन एब्सेंट होती है या फिर अनओसिफाइड होती है, उतनी अच्छी तरीके से नहीं बनी होती है। इसलिए इसको असेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंड्रोम है, जैसे कि ट्राइसोमी 18 जो एडवर्ड सिंड्रोम जिसको हम बोलते हैं उसका भी इसके साथ एसोसिएशन होता है। पटाउ सिंड्रोम या ट्राइसोमी 13 इसका भी एसोसिएशन होता है। और बहुत सारे और भी सिंड्रोम हैं जिनके एसोसिएशन एब्सेंट नेजल बोन के साथ में होता है। तो इसको असेस करना बहुत जरूरी होता है। अब मान लीजिए कि 11 से 14 हफ्ते के बीच में जो एंटी स्कैन हो रहा है, अगर उसमें एब्सेंट नेजल बोन आता है तो फिर हमको और भी मार्कर्स देखने होते हैं ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम के लिए, जैसे कि न्यूक्ल ट्रांसलुसेंसी कैसी है, ट्राइकस्पिड डॉपलर कैसे हैं, डक्टस विनोसस के डॉपलर कैसे हैं। तो ये सारे मार्कर्स जो है देखे जाते हैं। और अगर इनमें से कोई और मार्कर भी मिल रहा है तो रिस्क और ज्यादा बढ़ जाता है। अब जब ये हमने असेस कर लिया, मान लीजिए कि कोई और सॉफ्ट मार्कर हमको नहीं मिल रहा है, तो फिर हम उसको एक कैलकुलेटर में डाल करके सारी फाइंडिंग्स को और फिर कैलकुलेट करेंगे कि मदर का रिस्क अभी डाउन सिंड्रोम के लिए कितना आ रहा है इस पर्टिकुलर बेबी में। साथ ही साथ इसमें हम फिर डोल मार्कर भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो डोल मार्कर जो माँ के ब्लड को लेकर के और कुछ जो हार्मोन्स हैं उनके लेवल को देखा जाता है, और फिर अल्ट्रासाउंड की फाइंडिंग्स प्लस जो मार्कर्स के लेवल हैं इनको कंबाइन करके फिर एक कंबाइन रिस्क निकाला जाता है। और ये देखा जाता है कि इसमें डाउन सिंड्रोम होने की संभावना कितनी है बच्चे में। अगर मान लीजिए कि उसमें अगर डाउन सिंड्रोम के लिए या किसी और सिंड्रोम के लिए अगर हाई रिस्क आता है तो फिर हमें कंफर्मेशन करना होता है। अब कंफर्मेशन कैसे होगा? कंफर्मेशन होता है नीडल टेस्ट के द्वारा, जिसको हम इन्वेजिव टेस्टिंग बोलते हैं। तो ये दो तरीके से होती है, या तो एमनियोसेंटेसिस करते हैं या फिर हम कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करते हैं। अगर हम तुरंत ही या फिर 11 से 14 हफ्ते के बीच की ड्यूरेशन में ही अगर हम पता करना चाहते हैं कि हमें कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से ग्रसित है या नहीं है, तो हमको फिर उस टाइम पर सीवीएस करना होता है, कोरियोनिक विलस सैंपलिंग करना होता है, जिसमें हम प्लेसेंटा का टिश्यू लेते हैं और उसको फिर जेनेटिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं। अगर हम थोड़ा सा रुक के करना चाहते हैं तो 16 वीक्स पे हम एमनियोसेंटेसिस करते हैं, और उसमें हम जो बच्चे के आसपास जो पानी है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको निकालते हैं और फिर उसको हम जेनेटिक लैब में टेस्टिंग के लिए भेजते हैं और फिर कंफर्म करते हैं कि बच्चे के क्रोमोसोम का पैटर्न कैसा है। तब नेजल बोन अगर 11 से 14 हफ्ते के बीच में नहीं दिख रही है तो हम फिर से उसको 16 से 17 हफ्ते के बीच में फिर से उसको असेस करते हैं कि नेजल बोन आई है या नहीं आई है। अधिकतर बच्चों में उस समय तक नेजल बोन आ जाती है। अगर उस समय नेजल बोन अगर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि डाउन सिंड्रोम का रिस्क कम हो गया, क्योंकि 11 से 14 हफ्ते के बीच में जनरली अधिकतर बच्चों में नेजल बोन आ जानी चाहिए। अगर उसमें नहीं आ रही है तो फिर संभावना बढ़ जाती है डाउन सिंड्रोम
होने की। बहुत सारे नॉर्मल बेबीज, लगभग 3 से 4% नॉर्मल बेबीज में भी एब्सेंट नेजल बोन मिल सकता है, तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कंफर्मेटरी टेस्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं, अगर क्रोमोसोम्स के पैटर्न अगर नॉर्मल आ रहे हैं, तो आपका बच्चा पूरी तरीके से ठीक है, स्वस्थ है। अब अगर मान लीजिए कि आपका एंटी स्कैन नहीं हो पाया है और आपका डायरेक्ट 17-18 हफ्ते या उसके बाद में कोई स्कैन हो रहा है, टारगेट स्कैन हो रहा है, और उस समय ऐसा मिलता है कि बच्चे में नेजल बोन नहीं है या बच्चे में नेजल बोन छोटी है, तो फिर इस कंडीशन में इस टाइम पर नेजल बोन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। तो इस कंडीशन में बेहतर है कि आप डायरेक्टली इन्वेजिव टेस्टिंग करवाइए, एमनियोसेंटेसिस करवाइए और देखिए कि बच्चे के क्रोमोसोम्स कैसे हैं। अच्छा, इसमें हम एनआईपीटी टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि नेजल बोन एब्सेंट मिल रही है, तो उस केस में हम एनआईपीटी जो नॉन इन्वेजिव प्रीनेटल टेस्टिंग होती है वो भी हम कर सकते हैं। ये जो कॉमन ट्राइसोमीज हैं, खासकर जो ट्राइसोमी 21 या डाउन सिंड्रोम है, इसके लिए बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। लगभग ये 96 से 97% जो है ये टेस्ट सेंसिटिव होता है। अगर ये टेस्ट अगर लो रिस्क आता है, तो आप मान के चलिए कि आपके बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन अगर ये टेस्ट अगर हाई रिस्क आता है, क्योंकि ये टेस्ट भी आपको केवल रिस्क बताएगा कि ये बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने की संभावना ज्यादा है या कम है, ये कंफर्म नहीं करेगा। कल फिर अगर ये एनआईपीटी टेस्ट अगर हाई रिस्क आता है, तो उस कंडीशन में कंफर्मेशन के लिए आपको एमनियोसेंटेसिस करके और बच्चे के क्रोमोसोम्स डायरेक्टली देखने होंगे या चेक करवाने पड़ेंगे। अब सामान्यतः ये प्रश्न उठता है कि अगर सारे टेस्ट हमारे नॉर्मल आ रहे हैं, एब्सेंट नेजल बोन होने के बाद भी हमने एमनियोसेंटेसिस कराया, बच्चे का कैरियोटाइप ठीक आ रहा है, बच्चे में कोई और अल्ट्रासाउंड में और कोई सॉफ्ट मार्कर नहीं दिख रहा है, कोई और एबनॉर्मेलिटी नहीं दिख रही है, तो फिर हमारा बच्चा दिखेगा कैसे? क्योंकि नेजल बोन है नहीं, तो क्या नाक बच्चे में एब्सेंट होगी? तो ऐसा नहीं है। अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, बच्चा क्रोमोसोमली नॉर्मल है, तो बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखेगा, उसमें कोई भी डिसफिगरेशन नहीं होगा। नाक थोड़ी बहुत छोटी दिख सकती है, जो बहुत ध्यान से देखने पर दिखे, बट बिल्कुल बच्चा आपका बच्चा बिल्कुल नॉर्मल बच्चों की तरह ही दिखे। तो अगर एंटी स्कैन के दौरान एब्सेंट नेजल बोन आ रहा है, तो आपको आगे क्या करना है? तो फिर आप किसी फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से एक बार फिर से स्कैन करवा सकते हैं, क्योंकि नेजल बोन को देखना एक स्किल है और इसके लिए एक अलग से सर्टिफिकेशन होता है। तो जो फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट होते हैं, ये इसमें एक्सपर्ट होते हैं नेजल बोन को असेस करने में। अगर वो बोलते हैं कि नहीं इसमें एब्सेंट नेजल बोन है, तो फिर हमें डुअल मार्कर पे जाना है, डुअल मार्कर का रिस्क असेस करना है साथ ही साथ, या तो फिर हम साथ में एनआईपीटी भी भेज सकते हैं उस टाइम पर। फिर हमें 16 हफ्ते में नेजल बोन को फिर से असेस करना है कि नेजल बोन आई या नहीं आई है, और अगर उस टाइम भी नहीं आई है या फिर आपका हाई रिस्क आया है अगर डुअल मार्कर में, तो फिर आप 16 वीक्स पे एमनियोसेंटेसिस करवाइए और कंफर्म कीजिए कि बच्चे में नेजल डाउन सिंड्रोम या फिर कोई और सिंड्रोम तो नहीं है। और अगर ये सारे टेस्ट आपके नॉर्मल आ रहे हैं, तो आप प्रेगनेंसी को बिल्कुल आप इसको नॉर्मल मानकर और कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। कमेंट करके मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपके कोई प्रश्न हैं तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स पर लिख के मुझसे पूछ भी सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सारे प्रश्नों का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।